अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक से सेक्शन बी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसको, लेकिन हमने पूरा जो इसका एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री का हिस्सा है वो कंप्लीट नहीं किया। जस्ट दो पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। पहला जो पोइट्री और पोइट्री की जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी उसको डिस्कस किया था। दैन पोइट्री की डिस्क्रिप्शन से मुराद कि उसकी लाइन क्या होती है, फुट, मीटर, स्टैंजा क्या होता है, रैम क्या होता है। उसके बाद हमने उनकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, पोइट्री की, और जेनरास के बारे में। आज हम पोइटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच और पोइट्री डिवाइसेस होती क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें टाइम टू टाइम, और कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोइट यूज़ पोइटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच इन ऑर्डर टू इन्हांस द मीनिंग और मूड ऑफ अ पोइम। अब पोइट्स क्या करते हैं, जब अपनी पोएम लिखते हैं तो उसके अंदर जब वो वर्डिंग चूज़ करते हैं, जो अल्फाज ऐड करते हैं, तो वो पोइट्री की मीनिंग को इन्हांस करने के लिए, यानी उसकी मीनिंग को ज़्यादा वाज़े करने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसकी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए उसे, ताकि पढ़ने वाले को और ज़्यादा दिलचस्पी हो पढ़ने में, और ज़्यादा मज़े से पढ़े वो, और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो उसकी को मीनिंगफुल बनाने के लिए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में जो है लिखने के लिए पोइट्री को, वो पोइटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, ताकि जो है पोइट्री और ज़्यादा उनके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। और मोड ऑफ पोएम का मतलब यही होता है कि रंग को, जो पोएम है उसको मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं, यानी उसको मुख्तलिफ अंदाज से लिखा जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड की जाती हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वाले को और ज़्यादा दिलचस्पी होती है, और ज़्यादा शौक़ से पढ़ता है वो। हियर आर सम इसेंशियल पोइटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ आपके सामने नीचे एक टेबल है जिसके अंदर कुछ पोइटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच जो है आपके सामने रखी गई हैं। पहले है सिमिली। अब सिमिली क्या है? सिमिली इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यूजुअली विद द वर्ड्स लाइक और एज। अब ये दो अपोजिट चीज़ों को डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंसान को किसी जानवर से कंपेयर किया जाएगा, लेकिन लाइक और एज वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स दी गई हैं, द मसल्स ऑन हिज ब्रॉनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स। तो अब यहाँ देखें कि कैसे एक इंसान के मसल्स को जो है आयरन बैंड्स के साथ जो है तशबीह दी जा रही है। ठीक है, तो सिमिली जब ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर जब कंपैरिजन किया जाता है, दो अपोजिट चीज़ों का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, तो लाइक और एज के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँ कि अली इज़ एज ब्रेव एज लॉयन, शेर की तरह बहादुर है। अली इज़ लाइक अ लॉयन, अली लॉयन शेर की तरह है। यानी कि उनकी जो दो अपोजिट चीज़ें हैं, एक जानवर है, एक इंसान है, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी है वो सिमिलर है, यानी बहादुरी। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो सिमिली यानी कि एक ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जो दो मुखालिफ चीज़ों का होता है, जिसके अंदर लाइक और एज के वर्ड हम यूज़ करते हैं उनको कंपेयर करने के लिए। ठीक है, मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर इज़ एन इम्प्लाइड comparison between two relative unlike things without like और as। अब इसके अंदर भी कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का, लेकिन इसके अंदर like और as के वर्ड यूज़ नहीं होते डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल दी गई है ना, द रोड वाज अ रिबन ऑफ मून लाइट। तो अब यहाँ रोड जो है उसे रिबन ऑफ मून लाइट से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, मून लाइट से। अब यहाँ लाइक और एज के वर्ड यूज़ नहीं हुए, बल्कि जबकि ऊपर वाले में एज वर्ड यूज़ हुआ था। ऐसे ही लाइक वर्ड, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अली इज़ लाइक अ लॉइन। अब यहाँ अली इज़ लॉइन अगर मैं डायरेक्ट कह देता हूँ, आपके सामने मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अली इज़ लॉइन। ठीक है, तो अली जो है शेर है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरा शेर पुत्र, तो वैसे मेरा शेर बेटा। ठीक है, पुत्र मतलब पंजाबी का वर्ड है जिसमें बेटे को कहा जाता है। तो यहाँ देखें कि अब इंसान जो है वो बेसिकली जानवर नहीं है, शेर नहीं है, शेर जानवर होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी सेम है कि वो बहादुर है। तो उसे अब शेर जैसा नहीं कहा जा रहा, बल्कि शेर ही कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो
ज़राफ़ा है, यानी ज़राफ़े की तरह लंबा है एक्चुअली, लेकिन ये तो ज़राफ़ा है। ही इज़ अ जिराफ, ठीक है। अब इसी के बाद पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन गिव्स द क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन टू एन एनिमल, एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। अब यहाँ इंसानों वाली खसूसियात जो होती हैं वो किसी जानवर, किसी बेजान चीज़ को या किसी आइडिया को दी जाती हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। सिंपली किसी बेजान चीज़ में, किसी जानवर तो वैसे जानदार ही होते हैं, लेकिन किसी बेजान चीज़ में या किसी आइडिया में जान डाल दें आप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर को लिविंग थिंग जो है वो बना दें आप, लिविंग ह्यूमन बीइंग की तरह कोई इसकी क्वालिटी बता दें आप, कि जैसे चेयर के लिए हम शी यूज़ करें, ठीक है, या ही यूज़ करें, तो वहाँ वो पर्सोनिफिकेशन आ जाती है और उसके अंदर कोई क्वालिटी उसकी ज़ाहिर की जाती है, ठीक है, कि द चेयर स्टैंड्स लाइक अ मैन, ठीक है। अब यहाँ कुर्सी खड़ी नहीं होती है, बेसिकली इंसान खड़ा होता है, लेकिन इंसान वाली वो क्वालिटी जो है उसको चेयर को दी जा रही है, कुर्सी को दी जा रही है, ठीक है। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूँ, द ट्री इज़ डांसिंग इन द विंड। अब यहाँ ट्री जो है वो बेसिकली नाचता नहीं है, लेकिन हवा के अंदर हिलता है, तो जो उसकी मूविंग जो हरकत है उसको हम डांसिंग कह रहे हैं, ठीक है। द ट्री इज़ एक्चुअली मूविंग इन द विंड, बट यहाँ हम क्या कह रहे हैं, द ट्री इज़ डांसिंग इन द विंड, यानी कि वो हवा के अंदर नाच रहा है। पर्सोनिफिकेशन की जो एग्जांपल आपके सामने दी गई है उसको देख लेते हैं। अ ब्रेव हैंडसम ट्री विल विथ फेल विथ अ क्रिकिंग रैंडी क्राई, ठीक है। अब एक ब्रेव हैंडसम ट्री तो हैंडसम तो इंसान होता है। तो अब आते हैं हाइपरबोले की तरफ। हाइपरबोले क्या है? इट इज़ एन एग्जीगरेटेड स्टेटमेंट यूज टू हाइटन द इफेक्ट, यानी कि सिंपली किसी स्टेटमेंट के अंदर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, ठीक है, उसको जो हकीकत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए उसे कहते हैं हाइपरबोले। तो यहाँ जैसे शी सैड सो ऑन सीवरल मिलियंस ओकेजन, यानी लाखों करोड़ों बार उसने ये बात कही थी, मिलियन ओकेजन्स पर, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, अब लाजमी मिलियन ओकेजन्स तो उसने शायद अटेंड भी नहीं किए, लेकिन मिलियन ओकेजन्स पर उसने ये मुख्तलिफ मिलियन ओकेजन्स के ऊपर ये बात कही थी। तो अब यहाँ मिलियंस ऑफ ओकेजन्स यानी उसको बढ़ा चढ़ा कर, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में कि मैंने तुम्हें 100 दफ़ा समझाया है ये काम मत करो, बेसिकली 100 दफ़ा तो नहीं समझाया, लेकिन वो उस बात को ज़ोर देने के लिए बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। जैसे मैंने आपको 50 बार कहा है कि ये काम मत करो, आपको मैंने कोई 50-100 मरतबा बताया है कि भाई झूठ मत बोलो, जैसे पेरेंट्स कह रहे होते हैं। तो अब बेसिकली वो बोलते एक ही बार हैं, लेकिन वो इतनी बढ़ा चढ़ा कर ये बात कर रहे होते हैं कि वो जो है हकीकत के बरअक्स होता है बेसिकली। तो अब हाइपरबोले सिंपली ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, ठीक है। अल्ट्रेशन इज़ द रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। जब वर्ड के शुरू में कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट हो रहा हो, सेम अल्फ़ाबेट एक ही लाइन के अंदर, ठीक है, तो वो कहलाता है अल्ट्रेशन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है आपके सामने, वाइड आइड एंड वंडरिंग वाइल वी वेट फॉर अदर्स टू वेकिन। अब यहाँ वाइड डब्ल्यू से आ रहा है, वंडरिंग डब्ल्यू से, वाइल डब्ल्यू से, वी डब्ल्यू से, वेट डब्ल्यू से और वेकिन डब्ल्यू जो कॉन्सोनेंट लेटर है ये बार बार रिपीट हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड सेम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, पूरी लाइन के अंदर। तो ये जो बार बार रिपीटिशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड की एक लाइन के अंदर, जो वर्ड्स होते हैं वो शुरू ही कॉन्सोनेंट वर्ड सेम वर्ड से शुरू हो रहे होते हैं, एक ही लाइन के अंदर 2-3 मरतबा 4 मरतबा आ रहे हैं, तो वो कहलाता है अल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ आपके सामने एक और एग्जांपल है कि द स्लाई स्नेक स्लिथर्स स्लोली इन द सैंड। ओनोमेटोफिया, ओनोमेटोफिया क्या होता है? ऐसा इट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स डैट मिमिक साउंड्स। मिमिक मतलब जैसे मिमिक्री होती है ना, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं जो नकलें करते हैं, सेम आवाज़ निकालते हैं। तो यहाँ मिमिक साउंड्स मतलब कि जो बाकायदा उस चीज़ की अपनी आवाज़ हो, ऐसे जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि शेर की धाड़, ठीक है। अब जो शेर की एक दहाड़ वाली जो आवाज़ है ना, वो बेसिकली जो है वो मिमिक साउंड है उसका, ठीक है, उसकी नकल है उसकी आवाज़ की, ठीक है। तो जैसे कौवे की काएँ काएँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये उसकी मिमिक साउंड है।
तो अब यहाँ जो कह रहा है कि क्रैकल्स जो एग्जाम्पल हमें दी गई है, ओनोमेटोफिया तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो यूज़ होते हैं जो कि सेम साउंड निकाल रहे होते हैं किसी चीज़ की, बाकायदा जो आवाज़ होती है वो वर्ड जो लफ्ज़ बयान कर रहे होते हैं उनकी बाकायदा आवाज़, उसे कहते हैं ओनोमेटोफिया। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ की बाकायदा आवाज़ को बयान कर रहे हैं उसे कहते हैं ओनोमेटोफिया। अब यहाँ जैसे क्रैकल्स लिखा है, क्रैकल्स का मतलब होता है कड़कड़ाना। ठीक है, तो जो कड़कड़ाहट होती है तो ये बाकायदा किसी चीज़ की, जैसे बादलों की, बिजली की कड़कड़ाहट होती है। ठीक है, बादलों का जो गरजना होता है, तो ये एग्जांपल्स हैं इसकी। यहाँ मैं आपके सामने और भी एग्जांपल्स जो है शेयर कर देता हूँ, जैसे कि द लॉइन रॉर्ड लाउडली, यानी कि जो लॉइन है वो धाड़ा तेज़ आवाज़ से। ठीक है, तो यहाँ ये इसकी एग्जांपल। अब आते हैं ऑक्सीमोरॉन की तरफ। ऑक्सीमोरॉन क्या होते हैं? इट इज़ द कॉन्ट्राडिक्शरी वर्ड्स यूज टुगेदर सिग्निफाइंग टू डिफरेंट बट एग्जैक्ट आइडियाज़। अब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्शरी होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। इनकी जो मीनिंग होती है, अगर दो वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, इनकी मीनिंग्स बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो यूज्ड होते हैं एक साथ इस्तेमाल होते हैं, दो डिफरेंट मगर एग्जैक्ट आइडियाज़ दे रहे होते हैं, यानी कि उनके बराबर के आइडियाज़ होते हैं, एक जैसे आइडियाज़ होते हैं लेकिन मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, जब वर्ड्स मुख्तलिफ हैं तो उनके आइडियाज़ भले एग्जैक्ट हैं लेकिन उनकी जो यूँ समझें कि एक्चुअल मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल दी गई, ही इज़ द वाइसेस्ट फूल ऑफ ऑल देम ऑल। अब यहाँ वाइसेस्ट का मतलब होता है अक्लमंद, सबसे ज़्यादा अक्लमंद। ठीक है, तो बेसिकली ये सुपरलेटिव फॉर्म है वाइस की। ठीक है, वाइज़र, वाइसेस्ट, और फूल कहते हैं बेवकूफ़ को। अब यहाँ देखें, वाइसेस्ट एक अक्लमंद, दाना जो है खूबी बताई जा रही है फूल के साथ, बेवकूफ़ी के साथ, बेवकूफ़ के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखें दो अपोजिट वर्ड्स यूज़ हुए हैं और डिफरेंट, देखने में डिफरेंट हैं वाज़े तौर पर, लेकिन उनकी जो आइडियाज़ हैं वो एग्जैक्ट हैं, बराबर हैं। और इसी तरीके से मैं आपके सामने एक और एग्जांपल शेयर कर देता हूँ कि एलेक्स इज़ सीरियसली फ़नी। अब सीरियस और फ़नी दोनों देखे जाएँ तो दोनों अपोजिट हैं और दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ जो हैं एग्जैक्ट आइडियाज़ हैं, बराबर हैं। ठीक है, सीरियस जो है, फ़नी, दोनों एक बराबर हैं उनके आइडियाज़। ठीक है, तो अब आते हैं आयरनी की तरफ। आयरनी क्या होता है? इट इज़ द सिचुएशन दैट मीन्स क्वाइट अपोजिट टू व्हाट इज़ अपेरेंटली सेड। अब ये एक ऐसी सिचुएशन ज़ाहिर करता है जिसके अंदर कि जो चीज़ बज़ाहिर तौर पर कही गई होती है लेकिन एक्चुअली उसकी जो मीनिंग होती है उसके उलट होती है। ठीक है, काफ़ी उसकी उलट होती है उसकी मीनिंग। जैसे एग्जांपल दी गई है, पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूज़लेस फेसबुक इज़। एक पोस्ट जो फेसबुक पर की गई कंप्लेन कर रही है कि कितनी ज़्यादा यूज़लेस है फेसबुक। अब यहाँ फेसबुक जो है उस पर कंप्लेन की जा रही है लेकिन यूज़लेस फेसबुक है, यानी कि उसकी एक्चुअल मीनिंग कुछ और होगी, लेकिन यहाँ बज़ाहिर एक सेंटेंस में ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन अपोजिट है, क्वाइट अपोजिट टू व्हाट इज़ अपेरेंटली सेड, ऊपर जो कहा गया था कि ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर उसकी मीनिंग जो होती है वो अपोजिट होती है जो कि एक्चुअली कहा गया हो। ठीक है, अब यहाँ कुछ और मैं आपके सामने एग्जांपल्स शेयर कर देता हूँ, जैसे ये देखें, अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। अब यहाँ पायलट है वो तो उड़ता ही हवा में है, जहाज़ों में। ठीक है, और जहाज़ तो उड़ते ही बुलंदी पर है, तो उसे जो हाइट का खौफ क्यों होगा एक पायलट को? ठीक है, यानी उसे बुलंदी से डर लगता है। तो ये एक्चुअली जो कहा जा रहा है उसके अपेरेंट मीनिंग जो है वो उसकी एग्जैक्ट मीनिंग के अपोजिट है। ठीक है, बहुत डिफरेंट है। तो ये है आयरनी। ठीक है, अब है सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? सिंबल, ठीक है, symbol is an object that represents something else rather than itself। सिंबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि शो कर रहा होता है एक्चुअली कुछ और अपने अलावा। फॉर एग्जांपल जैसे एक दिल बना हुआ होता है, हार्ट बना हुआ होता है, बेसिकली वो लव को शो कर रहा होता है। ठीक है, जहाँ जैसे एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल अ सनफ्लावर वेरी ऑफ टाइम हु काउंटेस द स्टेप्स ऑफ द सन। अब यहाँ सनफ्लावर जो है वेरी ऑफ टाइम जैसे कहा जा रही है, विलियम ब्लैक ने एक्चुअली उनकी एक पोएम है उसमें से ये लाइंस ली गई हैं। हु काउंटेस द स्टेप्स ऑफ द सन, जो सूरज के कदमों को गिनता है। ठीक है, काउंट करता है। ठीक है,
तो अब यहाँ देखें कि सनफ्लावर जो है उसकी एक अलामत शो की गई है, वो जो कि जब सनफ्लावर एक्चुअली क्या करता है, आपने कभी देखा होगा या पढ़ा होगा कि जिस जिस तरफ सूरज मूव करता जाता है, सनफ्लावर जो है वो उस तरफ मूव करता जाता है, ठीक है। जैसे ईस्ट में है तो ईस्ट में वो मूव करेगा, देन जैसे जैसे वो सन जो है वो अपनी जगह से हटता जाएगा तो सनफ्लावर जो है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता जाएगा सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसिकली सन रोटेट नहीं करता, सन अपनी जगह खड़ा रहता है, हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा है, लेकिन अर्थ रोटेट करती है। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि सूरज मशरिक़ से मगरिब की तरफ जा रहा है, ठीक है। बेसिकली अर्थ रोटेट कर रही होती है। तो अगर हम वो कॉन्सेप्ट देखें कि सूरज जो है मशरिक़ से मगरिब की तरफ जा रहा है, जैसे फजर से लेकर मगरिब हो रही है, तो हम कहते हैं कि सूरज अब गुरूब हो रहा है। तो सनफ्लावर को देखेंगे तो सनफ्लावर जो है ना वो सूरज की जो है ना तरफ ही अपना मुंह रखेगा, जैसे जैसे सूरज जो है वो मगरिब की तरफ जाता जाएगा, तो यानी गुरूब होने की तरफ, तो सनफ्लावर भी जो है वैसे वैसे मूव करेगा सूरज की जो है डायरेक्शन में। तो यहाँ देखें कि वो जो सिंबल है उसे सन को स्टेप करने का, यानी उसके पैरों को, उसके कदमों को जो है गिनने का एक वो अलामत बताई गई है। तो ऐसे ही जैसे मैंने एग्जांपल शेयर की कि एक रेड रोज़ जो होता है वो अ, यहाँ सिंपली मैंने अल्लाह हर्ट कहा था आपको कि हर्ट जो होता है वो लव को शो करता है, तो इसी तरह रेड रोज़ है वो भी लव को शो करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा, जैसे झंडों में अक्सर ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि किसी न किसी अलामत को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो है ना सिंबल्स होते हैं जो किसी न किसी चीज़ की जो है वो वजह बता रहे होते हैं कि ये सिंबल क्यों है और किसे शो करता है, ठीक है। तो वो सारे सिंबल्स होते हैं। इंग्लिश में बेसिकली ये सिंबल्स क्या करते हैं, अपनी अलावा एक्चुअल में किसी और चीज़ की मीनिंग बता रहे होते हैं ये। ऐसे सिंबल्स होते हैं, सिंबल इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेदर देन इटसेल्फ, अपने अलावा, ठीक है। यानी कि उसकी शेप बज़ाहिर जो है वो जैसी भी होगी या जो लफ्ज़ जैसे लिखा गया होगा, एक्चुअली वो उसकी मीनिंग कुछ और होगी, लिटरल मीनिंग उसकी कुछ और होगी। अब है इमेजरी। इमेजरी is the use of words to create an image or images in the reader's mind based on 5 senses। हमारे 5 senses होते हैं ना, तो यहाँ इमेजरी इमेज से ही निकला है, कह रहा है कि ऐसे यूज़ ऑफ वर्ड्स हैं जो कि इंसान के जहन में एक किस्म की जो है पूरी इमेज बना देते हैं, उसकी तस्वीर बना देते हैं इंसान के जहन में, पढ़ने वाले के जहन में, ठीक है। और वो उन 5 सेंसेस के ऊपर बेस करती है। जैसे आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह मैं जो है अकेला घूम रहा था। डैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि वेल्स और हिल्स के ऊपर जो है फ्लोट कर रहा हो, घूम रहा हो। तो ये वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, उसमें से लाइंस ली गई हैं। अब यहाँ देखें कि एक बादल जो है, जब पोइट जब ये चीज़ें लिख रहा था और पोइट्री जब ये लिखी जा रही थी, तो उसने अपने ख़यालात को पहले अपनी इमेजिनेशन को उसमें डाला पोइट्री में। देन जब रीडर उस चीज़ को पढ़ेगा तो रीडर के जहन में अपने आप एक इमेज बन जाएगी कि हाँ भाई, एक अकेला बादल ऐसा होता है, ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा होता है। तो ये कहलाता है इमेजरी, ठीक है। तो अब हमने इनके जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।